3 टाइम चटनी के बराबर सब्जी में गुजारा करने वाला ससुराल। माँ क्या बनाया है? मुझे तो बड़ी ही जोरों से भूख लगी है। हाँ भाभी, इतनी देर हो गई, अब खाना क्या बनाया है बता भी दो ना। अरे बताना कैसा है, लो आलू की सब्जी बन गई है, खा लो। घर में एक आलू पड़ा हुआ था तो मैंने सभी के हिसाब से उसके टुकड़े किए हैं। अब एक टुकड़ा हम आज खा लेंगे दोपहर में और एक शाम को, ठीक रहेगा ना? क्या बड़ी माँ, आप तो ऐसे ही करती हो, रोजाना सब्जी ऐसे खाने को मिलती है जैसे चटनी हो। राज, तुझे किसने इजाजत दी अपनी बड़ी माँ से इस तरह से बात करने की? जाओ माँ, मुझे नहीं खानी है ये आलू की सब्जी। जब देखो बस ये सब्जी बनाती हो और वो भी इतनी कम कि उसको चटनी की तरह खाना पड़ता है। बेटा, वो हमारे हालात ही ऐसे हैं, इसमें तुम्हारी माँ की क्या गलती है? खाना खा लो बच्चों। नहीं दादी, आज तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। जब देखो बस पानी वाले आलू, ना इसमें नमक है ना मिर्ची है, और ऊपर से सबको चटनी की तरह चुबा चुबा कर खाना पड़ता है। चुप कर, बड़ी जबान चल रही है तेरी। क्या है पूर्वी, क्यों मार रही हो मेरी बच्ची को? हाँ तो ये कितना बोल रही है, इसको पता नहीं है अपने घर के हालात? अगर ऐसे बोलेगी तो फिर ऐसे ही पिटेगी, समझ आया? अब अगर ये खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो मत खाओ। इस शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, मिक्स वेज, लौकी की कोफ्ते और इस बैंगन आलू से तो मेरा मन भर गया है। इस सब्जी को फेंक देती हूँ, कोई कुत्ता आकर खा लेगा। देख रही हो बहुओं, कैसे जताते हुए जा रही है जैसे कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन सा कुत्ता खाता है ये सब्जियां? इधर में डालकर जाऊंगी और उधर ताक लगाए हुए कुत्ते इस सब्जी पर लपक पड़ेंगे। माँ देखो कितनी सारी सब्जियां, चलो ना वही लेने चलते हैं। नहीं बेटा, वो सब्जी गंदगी में पड़ी हुई है, हम उसको नहीं खा सकते हैं। नहीं नहीं, हम खा लेंगे, थोड़ी सी धूल मिट्टी हम खा लेंगे। कह दिया ना, नहीं तो बस नहीं। तुमको बात समझ क्यों नहीं आती? चलिए माँ जी और सभी घर के अंदर ही चलकर खाना खाइए, यहाँ बैठकर हम खाना भी नहीं खा सकते। गरीब का तो हर जगह से सांस लेना भी भारी होता है। पूर्वी ऐसे बोलकर अपने पूरे परिवार को ही घर के अंदर ले गई। उनका घर काफी ज्यादा छोटा था, जिसमें खाना बन जाने के बाद बहुत गर्मी हो गई थी। उसी गर्मी से बचने को वो बाहर आए थे, लेकिन बच्चों की वजह से सभी को अंदर जाना पड़ा। रानी और पूर्वी एक बेहद ही गरीब परिवार की बहुएं थीं। उनके पतियों का कोई लगा बंधा काम नहीं था, बस जब जो मिल जाता था वही कर लिया करते थे। ऐसे ही उनके घर की गाड़ी चल रही थी, लेकिन अब हालात काफी वक्त से इतने खराब थे कि बहुओं के घर में पकाने को सब्जी नहीं थी। उन्हें जो कुछ थोड़ा बहुत मिल जाया करता था वो उसी से घर वालों के लिए सब्जी बना देती, जिसको वो चटनी की तरह खाकर 3 वक्त चलाते थे। ऐसे ही आज भी था। अंदर तो ऐसा लग रहा है जैसे आग निकल रही हो, लेकिन अब क्या ही करें। ये सामने वाली अपनी बातों से ही खून को इतना खौला देती है कि बस उनकी बातें सुनकर जलने से अच्छा गर्मी में जल लो। सारे फसाद की जड़ ये बच्चे हैं, ये समझते ही नहीं है कि हम अमीर नहीं है। भाभी, इसमें बच्चों की क्या गलती है? बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना। ये तो दिन हमारे लिए ही गुजारना मुश्किल है। रोटी का निवाला मुंह में लेती हूँ तो लगता है कि बाहर को आ रहा है। घर में कोई अच्छी सब्जी नहीं बनती और पड़ोसी वो भर भर कर सब्जी फेंक देते हैं। बेटा, कोई वक्त एक जैसा नहीं रहता है। जब खुशी नहीं रही तो दुख की क्या मजाल है कि वो रह जाए। इसलिए परेशान नहीं हो, एक दिन हमारे भी दिन बदल जाएंगे, बस इंतजार करो। इंतजार के अलावा किसी के पास करने को कुछ और नहीं था, बस सभी सब्र ही करके रह गई। ऐसे कुछ दिन और गुजरे और आज के दिन बहुएं सब्जी लेने को सब्जी मंडी आई हुई थी। वाह, देख रही हो रानी, कितनी ताजी ताजी सब्जियां मिल रही हैं यहाँ तो। हाँ भाभी, देख रही हूँ, और इन ताजी सब्जियों की खुशबू को सूंघ भी रही हूँ। पूरी मंडी महक रही है। आइए आइए, आज तो बड़े दिन के बाद आई आप। कितनी ही सारी सब्जियां तो आपके इंतजार में दबकर सड़ गई हैं। जी? अरे वो आप ही तो कहती हैं कि निर्बल सब्जी दे दो जो सस्ती आ जाए। मैंने एक पन्नी में की हुई थी, उन्होंने पानी छोड़ दिया। वैसे मैंने वो भी रखी हुई है, दे दूं क्या? हमारी गरीबी का मजाक नहीं बनाइए। अच्छा अच्छा ठीक है, क्या दूं? वैसे 10 रुपए में ये कुछ निबल सब्जी है, ले जाओ, जो ठीक लगे निकाल कर खा लेना। क्या क्या है इसमें? आलू है और मटर है। ठीक है, दे दो। अरे लाओ, दो 10 रुपए। क्या बात है, बड़ी ताजी सब्जी बेच रही हो आज तो। हाँ हाँ, बस समझिए कि आपके लिए ही बैठे हैं, बताइए क्या दें? अरे देखो तो सही, पूरी मंडी जहाँ ताजी सब्जियों से भरी हुई है, वहाँ ये सड़ी हुई सब्जियां लेकर जा रहे हैं। जी ऐसे क्यों बोल रही हैं? क्या गलत कहा मैंने? ये सब्जियां तो जानवर भी ना खाए और तुम सड़े हुए लोग इन्हें कैसे खाने की तैयारी कर रहे हो? अच्छा, अगर इतना ही अच्छा खाने वाली बन रही हो तो जाओ, यहाँ क्यों हो? सब्जी मंडी में भी तो 2 नंबर का ही माल आता है। अगर इतना ही तुम्हें गुरूर है अपने ऊपर तो ये जगह आपके लिए नहीं है रानी साहिबा। यहाँ हम जैसे गरीबों को ही आने दो। आप जाओ मॉल में, वहाँ है आपकी असली जगह। तो
अच्छा, कितनी जबान चल रही है? तुम लोग हमें बताओगी कि हमें कहाँ जाना है और कहाँ नहीं? बोलो। जी, मेरे सामने अपनी जबान मत खोलना। तुम अभी जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ, समझ आया? आई बड़ी मुझसे जबान लड़ाने वाली। हमने आज तक आपसे कुछ कहा है क्या जो आप कहेंगे? चल रानी, चलते हैं, बच्चे घर में इंतजार कर रहे होंगे। जी भाभी, चलिए। रानी और पूर्वी दोनों ही चली गईं और शिल्पा उन्हें खड़े हुए घूर रही थी। कुछ ही देर के बाद वो घर पहुंच गईं जहां सभी बाहर आंगन में ही थे। रिंकी दीदी चलो अब हम दोनों पत्थर से जमीन पर निशाना लगाकर खेलते हैं। हाँ सही है। देख राज, माँ आ गई। माँ के हाथ में तो कितनी बड़ी पन्नी है। माँ क्या लाई बताओ ना। अच्छा बहुत सारी सब्जियां बनाने को लाई हैं। हाँ माँ बताओ ना। रिंकी की बात को सुनकर दोनों बहुओं ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर के बाद रानी और पूर्वी बाहर ही सब्जी काटने को बैठ गई। जहां भाभी क्या लाई हो? मुझे तो आज दिल कर रहा है कि मैं कुछ बहुत ही अच्छा खाऊं। भाभी आज तो हम ठीक से सब्जी खाएंगे ना भरकर। बनाने तो दे, उसके बाद देखते हैं कि ज्यादा मिलेगी या कम। वैसे बहुओं तुम लेकर क्या आई हो? माँ जी बैंगन, आलू और थोड़े से टमाटर हैं। कैसे हैं, सस्ते मिल गए या अभी भी निबल सब्जी ही लाई हो? माँ जी हमारे कहाँ नसीब में है ताजी सब्जियां खानी। हम तो ये निबल सब्जियां ही बना सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। रानी और पूर्वी सब्जी काट रही थी। वो सब्जी आधे से ज्यादा खराब थी। बहुएं उसमें से सही सब्जी निकाल रही थी। 10 रुपए का क्या कोई मोल नहीं होता? सारी बेकार सब्जी दे दी है। ना आलू अच्छे हैं ना ही टमाटर। अब बताओ कि इसमें से क्या ही हम बना पाएंगे और घर वालों को खिला पाएंगे? जैसे रोजाना खिलाते हैं, 1 कटोरी सब्जी की चटनी की बराबर, वैसे ही आज भी खिला देंगे भाभी। सब्जी काट रही हो? अरे जो सब्जी तुम्हें खाने में लेनी चाहिए वो तो तुमने फेंकी हुई है। क्या चाहती हो रागिनी? चाहना वो भी तुमसे? अरे तुम्हारे पास कुछ है भी मुझे देने को जो मैं तुमसे कुछ चाहूंगी? आई बड़ी। तुम यहाँ हमारी गरीबी का मजाक बनाने को खड़ी हुई हो क्या? ऐसा ही समझ लो। रागिनी ने बहुओं को खूब ही सुनाया, जिसके बाद वो अपने घर में चली गईं और बहुओं ने फिर से खाना परोसा। सभी की प्लेट में 1-1 रोटी और चटनी की बराबर की पानी से ऐसी सब्जी थी। पूर्वी भाभी क्या बात है, आज तो बच्चे बोल रहे थे कि आप कुछ अच्छा बनाने वाली हो और वो भी ज्यादा सब्जी। हमें आपको खिलाने में क्या दिक्कत होगी, लेकिन पकाने को भी तो ज्यादा सब्जी होनी चाहिए ना पुनीत जी। हाँ, इसमें हमारी गलती है। हम ही अपने परिवार का पेट नहीं भर सकते हैं। बच्चों आज बस ये सब्जी खा लो। मैं भी नहीं खाऊंगी। क्यों नहीं खाओगे? बस हम नहीं खाएंगे चाचू। आपको पता है माँ ने बाजार से आने के बाद हमसे बोला था कि वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी और बहुत सारी सब्जी बनाएंगी, लेकिन उन्होंने वो वादा पूरा नहीं किया। अब हम सब्जी नहीं खाएंगे बस। बच्चों तुम्हें अपने घर के हालात समझने चाहिए ना कि इस तरीके से जिद दिखानी चाहिए। नहीं भाभी, आज मैं भी खाना नहीं खाऊंगी, बस बहुत हुआ। हर रोज इंतजार करो और ये सोचकर उठो कि हम कुछ अच्छा खाएंगे, लेकिन कभी वो दिन आता ही नहीं। नंदिनी तुम भी, कम से कम तुम तो बच्चों की तरह बर्ताव नहीं करो। आखिर कब तक भाभी, कब तक मैं भी वही सब्र करती रहूं? सभी के घरों में खाना बनता है, लोग नॉनवेज बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, और हमारे घर में आलू की सब्जी में चटनी बराबर बनाई जाती है। हमें क्या शौक है इस तरह से खाने का, लेकिन क्या करें, हालातों की वजह से खाना पड़ता है। नहीं, अब जब ये हालात चाहते ही नहीं कि हम कुछ अच्छा खाएं पिएं तो ठीक है, आज मैं कुछ नहीं खाऊंगी। हाँ बुआ, मैं भी नहीं खाऊंगा। मैं भी नहीं। चलो बुआ हम बाहर चलते हैं इन लोगों से दूर। खा लो आप लोग ये खाना, मुझे नहीं खाना। चलो बच्चों। नंदिनी बच्चों को लेकर निकल गई। वो गांव में टहलने लगे। सबसे पहले वो अपने ही घर के सामने वाले घर के पास आकर रुक गए, जहां उस घर की छोटी बच्ची दिव्या बाहर बैठकर ही पनीर से पूड़ियां खा रही थी। पनीर और पूरी, वाह क्या सब्जी लगती है ये। चलो बुआ, माँ तो लेने नहीं देती, हम यहीं से कुछ खाने को ले लेते हैं। नहीं नहीं, यहाँ से नहीं, ये ठीक नहीं है। चलो ना बुआ, ये अच्छा खाना खाते हैं। क्या है नंदिनी, क्यों खड़ी हुई हो यहाँ? कुछ नहीं भाभी। खबरदार गरीब, जो तूने मुझे अपनी भाभी बनाया तो कोई नहीं हूँ मैं तेरी, समझ आया? और दिव्या बेटा चलो अंदर चलकर खाना खाओ यहाँ, वरना बहुत लोग हैं तुम्हारे खाने को नजर लगाने वाले। रागिनी दिव्या को अपने साथ ले गई, जिसके बाद नंदिनी आगे को बढ़ी। बुआ भूख लग रही है। अगर भूख लगी है तो घर पर ही रहते और खाना खाते। मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ खिला पाऊँ। बहुत भूख लगी है। वो सभी एक घर के आगे रुके हुए थे, जिसकी खिड़की के बाहर बहुत ही अच्छी महक आ रही थी। ये तो खाने की खुशबू है बुआ। खुशबू कहाँ से आ रही है? ये खुशबू तो मेरी जानी पहचानी है। नंदिनी ने जैसे ही खिड़की से देखा तो अंदर बैठा हुआ पूरा परिवार छोले भटूरे खा रहा था। वो सुनामी का परिवार था, जो उनके गांव की ही एक औरत थी। नंदिनी और बच्चे बाहर से झांक रहे थे और अंदर।
बच्चों ये लो, और जितनी मनमर्जी उतना खाना, ठीक है ना? मैंने बहुत सारे छोले भटूरे बनाए तुम्हारे लिए। हाय, ये किस तरह से खा रहे हैं। नंदिनी अभी ऐसे देख ही रही थी कि तभी सुनामी की नजर ऊपर पड़ गई और ए कौन है वहाँ? नहीं नहीं, हम किसी गलत इरादे से अंदर नहीं देख रहे हैं। 1 मिनट रुको। सुनामी अपने घर से बाहर आई। बच्चे और नंदिनी घबरा गए थे। जी वो हम तो ऐसे ही। अरे घबराओ नहीं, तुम तो हमारे पड़ोसी हो। मैं तो बस तुम्हें इसलिए रुका रही थी क्योंकि मुझे तुम्हें ये सब्जी देनी थी। ये लो, ले लो। तापसी, ये कैसी सब्जी है? बच्चों ये ना भिंडी की सब्जी है, मैंने कल बनाई थी, लेकिन अब बच्चों ने छोले भटूरे बनवा लिए तो ये खाने में नहीं आ पाएगी, इसीलिए तुम इसको अपने घर ले जाओ, तुम खा लेना। शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया दीदी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। सच में कुछ मत कहो, बस तुम जाओ और ये खाओ। सुनामी ने मानो गरीब परिवार के ऊपर करम कर दिया था। खुशी से नंदिनी अपने भतीजी और भतीजे के साथ अपने घर आने को निकल गई तो वहीं अरे माना कि गुस्से में वो जाने को बोल रहे थे, लेकिन तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? पता नहीं है क्या आज का दौर कितना खराब है, लोग हमारा कितना ज्यादा मजाक बनाते हैं। अजी चुप कीजिए आप। वो कोई छोटी बच्ची है क्या जो हम ऐसे सोचे उसके बारे में? जब खुद को ही उसको अपने परिवार की नहीं आई तो हम क्या ही कर सकते हैं अब। माँ बाबा देखो, मैं आ गई, और साथ ही देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। कहाँ चली गई थी तू? हाँ, जब पता है कि घर के हालात ठीक नहीं है तो जरूरी है तुम लोगों के नखरे दिखाना। भाई कभी कभी नखरे भी ना फायदे के साबित होते, जैसे कि आज ही देख लो, मैं और बच्चे भिंडी की सब्जी ले आए हैं। नंदिनी की बात को सुनकर सभी एकदम से खुश हो गए, जिसके बाद भिंडी की सब्जी कहाँ मिल गई? वो एक ना हमारे गांव में आंटी हैं, बड़ी अच्छी हैं, उन्होंने हमें भिंडी की सब्जी खाने के लिए दी। लो आप भी खाना। वाह, तुम्हारे ऊपर तो मेरा जो भी गुस्सा था सब शांत हो गया है। सच में तुमने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। पता है तुम्हारे चक्कर में किसी ने खाना भी नहीं खाया है। चलो सभी भिंडी की सब्जी से खाना खाएंगे। जी बाबा, मैं अभी निकाल कर लाती हूँ। पूरा परिवार भिंडी का नाम सुनकर ही ऐसे खुश हो गया था जैसे न जाने क्या ही खजाना मिल गया हो। वो सभी खाना खाने के इंतजार में बैठ गए और पूर्वी और रानी खाना निकालने को चली गई। रानी वैसे कुछ भी कहो, कभी कभी तो गुस्सा दिखाना भी अच्छा है। एक अरसे से भिंडी नहीं खाई थी, आज खाऊंगी। वो तो है। अरे ये भिंडिया ऐसे चिपकी हुई क्यों है? अरे भिंडिया तो चिपकती ही हैं। क्यों, क्या हो गया? नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं चिपकती हैं, ये वाली चिपक तो अलग ही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि खराब हो गई हो। सही कहा। अरे नहीं, इसके ऊपर तो फफूंदी आ रही है। रानी ये भिंडिया तो खराब है। इनकी बदबू बड़ी ही गंदी है ना, फेंक दो। क्या कहा? ये खराब है? लेकिन बाहर तो सभी इंतजार कर रहे हैं। अब हम सभी को क्या जवाब देंगे? लोगों को भी गरीब की मजबूरी का फायदा उठाने में बड़ा मजा आता है। कुछ और नहीं तो हमारे पास सड़ा हुआ खाना ही भेजकर हमें परेशान कर देते हैं। ये दुनिया बहुत ही ज्यादा खराब है। रानी तुम क्या समझ रही हो? बहुएं परेशान थी कि वो क्या करें। हाँ जल्दी से लाओ ना, हमें भूख लग रही है। भाभी क्या हो गया? आप खाना क्यों नहीं ला रही है? कोई फायदा नहीं है, जो घर में बना है चटनी बराबर लेकर वही खा लो। क्या बहू, तू तो भिंडी लेकर आ रही थी ना? बाबा वो भिंडी खराब है। हमारे साथ, हमारी भावनाओं के साथ सुनामी जी ने मजाक किया है। वो खराब है? नहीं माँ, आप उन्हें फेंकना नहीं, खराब है, कोई बात नहीं, हम खा लेंगे। ए बच्चों, पागल हो गए हो क्या? हाँ, अभी तुम्हारा बाप जिंदा है, तुम ऐसे खराब खाना नहीं खाओगे। नहीं नहीं बाबा, हम भर भर कर सब्जी खाएंगे, कोई बात नहीं, अगर वो खराब भी है तो हम तब भी खा लेंगे। बच्चे ऐसे ही जिद दिखाने लगे, जिसकी वजह से अब उनके माँ बाप को खुद के हालातों पर तरस भी आ रहा था और बच्चों के ऊपर गुस्सा भी। माँ दे दो माँ। एक लगाऊं क्या गाल पर तेरे? कोई बात समझ आती है कि नहीं? चल चुप करके बैठ। रानी ये सब्जी बाहर डालाओ। जी भाभी, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। इस सब के पीछे की वजह बस मैं ही हूँ। अगर मैं ही घर से ना निकलती तो ना किसी को झूठी उम्मीद मिलती, ना ही बच्चों का दिल टूटा होता। मैं बहुत ज्यादा बुरी हूँ। एक तरफ नंदिनी इसी तरह से खुद को कोस रही थी तो वहीं दूसरी तरफ अरे क्या कर रही हो? तुमसे मतलब? हो ही नहीं सकता है कि ये खाना तुम्हारे घर बना हो। क्या किसी ने सड़ी हुई भिंडी दे दी? अरे रे, बुरा हुआ। लेकिन इतना भी नहीं, आई मीन तुम तो ये भिंडी खा ही सकती हो ना। रागिनी ने रानी को चिढ़ा दिया, लेकिन रानी कुछ भी नहीं बोली। ऐसे ही गरीब परिवार के ऊपर जमाना खूब ही जुल्म ढाया करता था। ऐसे ही उन लोगों के दिन गुजर रहे थे। बच्चे आज भी खूब ही रोए। आखिर में बच्चों को मनाने के लिए राजू और पुनीत बोल पड़े। रिक्की, राज, तुम दोनों उदास नहीं हो। मैं वादा करता हूँ कि कल मैं अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाऊंगा। हाँ ठीक है ना? हाँ मैं भी वादा करता हूँ, बस तुम कल तक का इंतजार कर लो। हाँ सच में आप सच बोल रहे हैं बाबा चाचू? हाँ मेरी बच्ची।
पुनीत और राजू ने ऐसे ही बोलकर बात को खत्म कर दिया। ऐसे ही जब अगला दिन आया तो वो सुबह को ही बच्चों की खातिर काम ढूंढने को निकल गई। बहुओं, राजू और पुनीत सुबह से कहाँ हैं? पता नहीं माँ जी कि वो कहाँ हैं। कुछ पता कर भी नहीं गए, बस सुबह ही उठकर चले गए। मैं उस वक्त जागी हुई थी। बोले कि अगर बच्चों को अच्छा खाना खिलाना है तो हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी, इसीलिए वो काम ढूंढने को चले गए। रोजाना जाते हैं और डंडे जैसे हाथों को हिलाते हुए वापस आ जाते हैं। पता नहीं कि आज कुछ मिलेगा भी या नहीं। हमने उन्हें तंग तो कर ही दिया है। एक तरफ घर में सभी उन दोनों की फिक्र कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ पुनीत, मैंने इस बाजार की एक दुकान में पूछ लिया है कि क्या कोई मुझे काम मिल सकता है, लेकिन कोई काम मिलने को तैयार ही नहीं है। भैया मैंने भी मानो पूरा शहर ही नाप दिया होगा, लेकिन कहीं पर भी कोई भी काम है ही नहीं। अब बताओ क्या किया जाए। मेरे सुनने में आया था कि चौराहा बन रहा है, चल वहीं चलते हैं। अगर कोई बोझा ढोने का काम हुआ तो कर लेंगे। हाँ तो चलते हैं ना भैया, जेब खाली है वरना हम बच्चों को क्या खिलाएंगे। हाँ जल्दी से चल। दोनों भाई चौराहे की तरफ को चले गए। वो दोनों पैदल ही वहां पहुंचे और ठेकेदार जी, हमें यहाँ कोई काम मिल सकता है क्या? अरे नहीं बाबा, हम तो अब लोग जा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले आ जाते तो शायद मिल जाता, अब नहीं है। बताइए तो सही, हम लोग परेशान हैं। अरे भाई कोई काम भी नहीं है। अगर होता तो तुम लोगों को क्यों नहीं बताता, लेकिन अब नहीं है। अरे अब तो जो मेरी लेबर है ना, मैं तो उसी में से कुछ लोगों को कम करने का सोच रहा हूँ। जो एक उम्मीद रामलाल था वो भी खत्म हो गई। दोनों भाई निराश होकर अपने घर की तरफ को आ गए जहाँ बच्चे उनका इंतजार कर रहे थे। बाबा आप आ गए? आप वो लाए जो हमने मंगवाया था? कहाँ है सब्जियाँ? हाँ बाबा बताओ ना, हम लोगों को जानना है। वो बेटा वो अरे हाँ बेटा, लाए हैं ना तुम्हारे बाबा। क्या लाए हैं? वो लाए हैं बाबा जी का ठुल्लू। सुनील की बात को सुनकर दोनों भाइयों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और क्यों बे साले, अगर बात हमारे ऊपर की होती तो झेल लेते, लेकिन तूने हमारे बच्चों के जज्बातों का मजाक बनाया है। तुझे तो मैं अरे क्या तुझे तो मैं, बोल क्या कर लेगा तू, बता ना। हम दोनों भाई क्या कर सकते हैं, चल तुझे बताता हूँ। अरे क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हुआ पुनीत और राजू? बाबा ये सुनील कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। अच्छा, मेरा बेटा ज्यादा बोल रहा है और तुम दोनों भाई बहुत ज्यादा शरीफ हो, हैं? अरे बड़े भाई, मेरे बेटे शरीफ ही है। अरे जिनका बाप ही शरीफ ना हो वो बच्चे क्या शरीफ होंगे? तेरी तो मैं नस नस से वाकिफ हूँ। जिनके खून में ही दगा होती है ना, वो लोग दगाबाज ही होते हैं। चलो बच्चों अंदर चलो, ऐसे लोगों से तो मुंह लगाना भी अपने आप में ही बेइज्जती की बात है। राजेंद्र अपने परिवार को अपने साथ अंदर ले गया। सभी मुंह बनाते हुए अंदर आ गए और जितेंद्र का परिवार बाहर ही खड़ा हुआ था। क्या जरूरत थी तुम्हें सुनील से मुंह लगाने की, हैं? बोलो। बाबा मुंह हम नहीं चला रहे थे, वो सुनील ही। बस कुछ भी नहीं सुनना है, चुप हो जाओ। जितेंद्र की बात को सुनकर पुनीत और राजू कुछ भी नहीं बोले और बस उन्होंने सब्र किया। ऐसे ही बच्चों ने आज भी चटनी के बराबर ही सब्जी लेकर उससे ही रोटी खा ली। ऐसे कुछ दिन और गुजरे। अभी भी गरीब परिवार के हालात नहीं बदले थे। आज बाहर सब्जी वाला आया हुआ होता है और आलू ले लो, भिंडी ले लो, बैंगन ले लो, अदरक ले लो, सब कुछ ले लो ले लो ले लो। अरे रमेश जी, आज तो आप यहीं ही सब्जी बेचने को आ गए, क्या बात समझे हम इसको? अरे बस आपने बुलाया और हम चले आए। लाइए तो अब सब्जी भी दे दीजिए। अरे रमेश जी, आज हमारे मोहल्ले में कैसे? बस बेचने को चला आया। रमेश की रेडी पर ऐसे ही भीड़ लग गई। गरीब घर के बच्चे भी वहां खड़े थे, लेकिन वो बस सभी को देख रहे थे, कुछ खरीद नहीं रहे थे। ये भूखे नंगे क्यों खड़े हुए हैं? अरे वो बच्चों को ऐसे बोलते हैं। बताओ बच्चों क्या चाहिए? इन्हें कहाँ कुछ चाहिए होगा, इनके पास चाहने को कुछ होना भी तो चाहिए। बच्चों गाजर खाओगे? जी। रमेश ने बच्चों की गर्दन हिलाने पर उन्हें एक एक गाजर दे दी और वो खुशी खुशी गाजर लेकर घर के अंदर को आ गई। माँ चाची देखो, हमें गाजर मिली। सुबह से पुनीत जी और राजू जी का कोई पता नहीं है और ऊपर से घर में एक आलू भी बचा हुआ नहीं है जो सब्जी बन जाए। हाँ बच्चों, तुम कुछ लाए हो क्या? हाँ माँ, हमें सब्जी वाले अंकल ने गाजर दिए, इसको धोकर हमें दे दो। भाभी हो गया काम, हमें गाजर मिल गई है, अब सोचना कैसे। चलो इस गाजर का ही खाना बना देते हैं। हाँ, और कोई चारा भी तो नहीं है। नहीं माँ, हम ये गाजर किसी को नहीं देंगे, हमें मिली है तो इसको हम ही खाएंगे।
मेरी बच्ची, अगर तुमने गाजर नहीं दी तो हम लोगों को यहाँ भूखा मरना पड़ेगा। मेरे राजा, मेरी लाडो, मेरी बात को मान लो, हम सच में तुम लोगों को बहुत ही अच्छी सब्जी बनाकर खिलाएंगे। बच्चों ने बड़े ही अपने दिल को पक्का करके अपनी माँ को गाजर दे दी। पूर्वी और रानी ने भी मानो अपने दिल को पत्थर बना लिया था। उन दोनों ने अपने दर्द को इग्नोर करते हुए बच्चों से वो गाजर ली और उसकी ही चटनी बराबर सब्जी बना दी। जब राजू और पुनीत को इस बात का पता चला तो उन्हें अपने बाप होने पर भी बहुत ज्यादा शर्म महसूस हुई और उन दोनों ने एक फैसला किया। रानी, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी बोलिए। वो मैं और भाई दोनों कल शहर जाकर कोई काम करने वाले हैं। वो क्या है ना, आज जो हुआ उससे तो मेरा दिल एकदम टूट चुका है। मेरे बच्चे इस तरह से आज मजबूरी और बेबसी की आंखों से देख रहे थे कि मेरे हलक में उनकी गाजर की सब्जी का निवाला भी नहीं उतर रहा था। तो क्या राजू जी आप भी जाएंगे? हाँ, मैं भी जाऊंगा। ठीक है ना पूर्वी? मैं समझ गई। मैं कल ही आपको अपनी पायल दे दूंगी, जिन्हें बेचकर जो भी पैसे मिले वो लेकर आप शहर चले जाना। दोनों बेटों ने अपने पहली पत्नियों से बात की, जिसके बाद वो अपने बाप को भी सब कुछ बताने आ गए। उनकी बात को सुनकर शालिनी और जितेंद्र ने भी उन्हें इजाजत दे दी और उसके बाद वो दोनों बेटे अगले ही दिन शहर के लिए निकल गए। वो पायल तो बड़ी ही कम चांदी में बनी हुई थी। पुनीत, हमारे पास कुछ ज्यादा पैसे नहीं हैं यहाँ से शहर तक पहुंचने के। होटल लेने और खाने पीने के सामान में ही ये सब खत्म हो जाएंगे। सही कहा, लेकिन हम वहाँ छुट्टियां मनाने को नहीं बल्कि अपने परिवार का पेट पालने को जा रहे हैं, तो हमें जाते ही बस अपने काम पर ध्यान लगाना है और किसी चीज पर नहीं। दोनों भाई मेहनत के उद्देश्य से शहर को जा रहे थे। उन दोनों ने अपना इरादा पक्का करते ही एक कदम उठाया था। कुछ ही देर के बाद वो शहर पहुंचे, जहां उन्होंने कमरा लिया और अब उनकी काम की खोज शुरू हो गई थी। हाँ सौरभ, मेरे दोस्त, तूने कहा था कि शहर जाकर हम तुझसे बात कर लें। हाँ, अब बता कि काम के लिए कहाँ जाना है। क्या कहा? अच्छा ठीक है। क्या कहा तेरे दोस्त ने? भैया वो बोल रहा है कि हमें अगर काम चाहिए तो हमें शहर के बाजार में निकलना पड़ेगा, क्योंकि हम पढ़े लिखे तो हैं नहीं जो हम नौकरी कर लें। अब हम लोगों को किसी के आदेशों के मुताबिक किसी दुकान या किसी जगह पर ही काम करना पड़ेगा। पुनीत और राजू ने जरा भी देरी नहीं लगाई और वो काम ढूंढने को बाजार में निकल गए। वैसे तो बाजार पूरा भरा हुआ था, लेकिन उनके लिए भी वहां कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। लाला जी नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते, बोलो कौन हो तुम? लाला जी, हम दोनों भाई हैं, गांव से आए हैं, जवान लड़के हैं, कोई काम हो तो बताइए। देखो भाई लड़को, मैं तो पंसारी हूँ, मेरी दुकान में तुमको क्या ही काम मिलेगा। हाँ, मुझे एक हिसाब किताब लिखने वाले लड़के की जरूरत है, और अगर तुम में से किसी से हिसाब किताब लिखना आता है तो आ जाओ, महीने के 10,000 दूंगा। 10,000? सच्ची में लाला जी? लेकिन हम में से तो कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है। लाला जी आप बताते रहना, हम लिख लेंगे। अरे जाओ जाओ, जब लिखना ही नहीं आता है तो कैसे लिख लोगे? आए बड़े, जाओ जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। लाला जी ने दोनों भाइयों को भगा दिया। ऐसी जगह जगह से उन्हें निराशा ही मिली। अब पुनीत और राजू दोनों को ही पढ़ाई की अहमियत समझ आ रही थी। ऐसी उन्हें शाम हो गई और अब समझ आ रहा है कि शहर के लोग पढ़ाई क्यों करते हैं, क्योंकि पढ़ाई से ही अच्छा रोजगार है। हम दोनों तो यहाँ पागल बन गए हैं। हाँ सही कहा, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। अब तो हम शहर आ गए हैं, वो भी अपनी पत्नियों के सहारे। अब अगर यहाँ से ऐसे ही लौटे तो ये तो निराशा की बात होगी। मेरे भाई, हमें कुछ न कुछ जरूर मिलेगा, बस तू हिम्मत नहीं हार। दोनों भाई ऐसे ही अपने कमरे में चले गए। ऐसे ही अब वो हर रोज उठकर काम ढूंढते थे, लेकिन उन्हें कोई काम मिल ही नहीं पाता था। वहीं घर में भी अब किल्लत हो रही थी। भाभी आटा भी खत्म हो गया है। सब्जी तो हम चटनी की तरह चला लेते हैं, लेकिन आटे का क्या करें? मैं आज ही राजू जी से बात करूंगी। पूर्वी ने ऐसे बोलकर घर के हालात फोन पर राजू को बता दिए। घर के बारे में सुनकर उसको टेंशन हो गई और घर में आटा भी खत्म हो गया है। आज चाहे जहां भी काम मिले, लेकिन करना तो पड़ेगा। हाँ ठीक है भाई। दोनों भाई फिर से काम की तलाश में निकल गए। कुछ ही देर के बाद वो एक रेस्टोरेंट पहुंच गए, जहां पर उन्होंने काम मांगा। रेस्टोरेंट के मालिक अनिल ने उन्हें बर्तन धोने के काम पर लगा दिया। देखो आज मेरा बर्तन धोने वाला आया नहीं है, तो तुम ये काम आज भर के लिए कर सकते हो। इसके लिए मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। अभी तो कोई भी काम मिल जाए चलेगा, आपका शुक्रिया। पुनीत ने ऐसे बोलकर काम को खत्म किया और दोनों भाइयों ने बर्तन साफ किए। शाम को उसके जो पैसे मिले उसमें से उन्होंने 100 रुपए ऑनलाइन अपने घर भेज दिए, जिनको बहुओं ने निकलवा लिया और घर में आटे और एक हफ्ते की सब्जी का जुगाड़ किया। ऐसी सिलसिला जारी था और अभी तक घर के हालात नहीं सुधरे थे। ना ही दोनों भाइयों को शहर में कोई काम मिला था।
आज के दिन भी पुनीत और राजू सड़क पर ही थे कि तभी उनके सामने एक एक्सीडेंट हुआ। उन्होंने उस आदमी को अस्पताल पहुंचाया और जब वो उससे मिले तो वो हैरान हो गए। तुम? अरे तुम दोनों, तो क्या तुमने मेरी जान बचाई थी? अब चाहे तुम जैसे भी हो तो हमारे भाई ही। खैर अपने घर वालों को फोन करो, हमें जाना है। सुनील ने अपने बाबा को फोन करके सब बता दिया। सुनने के बाद एकदम से पूरा घर सुनील के पास आने को निकल गया। कुछ ही देर में वो वहां पहुंचे और राजू और पुनीत भी वहां थे। मेरे बच्चे, तो ठीक है? तुम दोनों भाई यहाँ? तुमने ही मेरे बच्चे को जरूर मारना चाहा है ना? सुनील के घर वाले उन्हें ही गलत समझ रहे थे। नहीं माँ, इन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि इन्होंने तो मेरी जान बचाई है। हाँ, लेकिन आप कहाँ सुनेंगे? आपके लिए तो हम उसी दिन से दुश्मन हैं जब नकली बुआ ने बाबा के ऊपर इल्जाम लगाया था। ताया जी, आपने तो तभी भी हमारी नहीं सुनी थी। राजेंद्र और जितेंद्र दोनों भाई थे। उन दोनों का बाप बहुत ज्यादा अमीर था, जिसकी वजह से उन दोनों भाइयों पर अपने बाप का खेतों का कारोबार संभालने की जिम्मेदारी थी। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था कि एक दिन राजेंद्र की मुंह बोली बहन उसके पास आई और अरे भैया आप यहाँ हैं और वहाँ जितेंद्र सभी कुछ खाने की तैयारी में है, वो सब हड़प लेगा। उसके पास प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। क्या? नहीं। अगर मेरा यकीन नहीं है तो खुद देख लो। साधना के बोलने पर जितेंद्र ने राजेंद्र की तलाशी ली। वो पेपर्स खुद साधना ने जितेंद्र को फंसाने को उसके पास रखे थे। राजेंद्र को वो मिल गई और तू है ही नहीं इस लायक कि तुझे इस काम में रखा जाए। जितेंद्र, जा दफा हो जा, और आज से तेरा इस जायदाद में कोई हिस्सा नहीं है। साधना बुआ ने हमसे खुद हाथ जोड़कर अपने इस गुनाह की माफी मांगी थी जब वो संन्यास ले रही थी कि तुम्हारे बीच फूट मैंने डाली थी। वो आपके पास भी गई लेकिन आपने उनकी नहीं सुनी। बच्चों की बात को सुनकर राजेंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, इन बातों की तो मुझे खबर भी नहीं थी, लेकिन अब ये नहीं रहेगा। अब सब खत्म होगा, हम फिर से एक हैं। राजेंद्र ने ऐसे बोलकर अपने भतीजे को गले से लगाया। जब सुनील ठीक हो गया तो राजेंद्र का पूरा परिवार जितेंद्र के घर गया और दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाकर एक दूसरे को माफ किया। अब वो फिर से साथ मिलकर खेती का काम करते थे। अब किसी को भी सब्जियों के लिए तरसना नहीं पड़ता था और अब सब ठीक हो गया था।